हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज पॉलिटी की हमारी क्लास जो है 12th क्लास होने वाली है और इसमें जो टॉपिक आज पढ़ेंगे पॉलिटी की वह है आपातकालीन प्रावधान यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सॉरी, इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविज़न। तो हम देखते हैं कि कितने तरह के आपातकाल जो हैं हमारे देश में यानी कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज क्लास, जो कि 12वीं क्लास है, 12th क्लास है। और देखते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन प्रावधान। तो ये देखते हैं कि इमरजेंसी जो है अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल 352 352 से 360 तक जो है आपातकालीन के बारे में दिया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन प्रावधान का उल्लेखित है। ठीक, यानी कि हम जब अपना आर्टिकल 352 से लेके जो है 360 तक पढ़ेंगे आर्टिकल को, तो हमें क्या दिखेगा, उसमें हमें इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में मिलेगा। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में जो आपातकालीन स्थिति होती है, इमरजेंसी का टाइम होता है, उस टाइम क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एकदम पावरफुल हो जाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एकदम फेल हो जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर आ जाती है। क्लियर। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार जो है सर्वशक्तिमान हो जाती है और सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण आ जाते हैं। ठीक, यानी कि जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वह पूरी तरह पावरफुल हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है और जितने भी राज्य होते हैं वह सब राज्य जो हैं सेंटर के अधीन हो जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान में कितने तरह के जो हैं इमरजेंसी दिए गए हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो संविधान में हमारे 3 प्रकार के इमरजेंसी आपातकालीन को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। कौन सी है? सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी के भी नाम से जानते हैं, नेशनल इमरजेंसी। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 352, यानी कि अनुच्छेद 352 में जो है हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, युद्ध होता है, जो वॉर्स होते हैं, जैसे अभी उसमें चल रहा है रशिया और सीरिया में चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है। जैसे युद्ध हो गया, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी कि जैसे सशस्त्र विद्रोह हो गया, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, ये सब किस में आते हैं? नेशनल इमरजेंसी में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ठीक, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, ये किस में आता है? 356 में आता है, आर्टिकल 356 में आता है। ठीक है, यानी कि हम जब अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? राष्ट्रपति शासन के बारे में देखने को मिलेगा। अब ये क्यों लगता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है, यानी कि राज्य में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बनाया गया है वो अगर विफल हो जाता है, नियम कायदे कानून जो होते हैं वो विफल हो जाते हैं राज्य में, तब हमको राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा इमरजेंसी, जो कि लास्ट इमरजेंसी है, जो कि है वित्त आपातकाल यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी। ये किस में आता है? वित्त आपातकाल आता है अनुच्छेद 360 में। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 360 में हमें जो है फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की वित्तीय स्थायित्व जो है अथवा साख के खतरे में जो आधारित आपातकाल होता है उसको हम वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। इन तीनों इमरजेंसी को, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों को हम बारीकी से एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला हमारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ये किस में आता है? 350, जो कि है
352 यानी कि 352 में हमें आर्टिकल 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलेगी। तो ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कब और कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो देखते हैं, यदि भारत अथवा उसके किसी भी भाग में, भारत यानी कि पूरा इंडिया जो है पूरे देश में या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक, यानी कि जैसे मान लीजिए पूरे भारत में लगाना है या फिर किसी एक स्टेट में या किसी पर्टिकुलर जगह पे लगाना है, तो भी हम जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही लगाना अनिवार्य है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो वही बताया गया है कि भारत अथवा किसी भी भाग में सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है, तो उसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उस पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति मिल सकती है, यानी कि जो है लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जो है हमारे प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के पहले भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि हमारे देश पे कोई युद्ध होने वाला है या फिर कोई पहले से ही पता चल जाए कि आक्रमण होने वाला है या फिर ऐसी स्थिति होने वाली है जिससे हमें खतरा है, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल उससे पहले ही लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि युद्ध हो गया तो उसके बाद ये फिर अनाउंस करेंगे कि राष्ट्रीय यानी नेशनल इमरजेंसी लग गई या लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, उससे पहले भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो हमारा बताता है, जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बाह्य आक्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वह आपातकाल की घोषणा करते हैं, कौन से आधार पे, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण पर करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बाह्य आक्रमण के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के कारण के आधार पर की जाती है, तब इसे जो है आंतरिक आपातकाल बोला जाता है। ठीक है, आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पूरे देश में इमरजेंसी लागू की जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी जो होती है पूरे देश में लागू की जा सकती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो है वहाँ पे भी लागू की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश पे लागू करना अनिवार्य है, कहीं भी लागू हो सकती है। अब देखते हैं, जो ये अनुच्छेद है 1976 के 72वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम में, जो 1976 के 42 अमेंडमेंट में जो है ये बताया गया था कि अधिनियम राष्ट्रपति को भारत के किसी भी भाग पे राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 7th पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब भी चाहें कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारी मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है, अगर जब तक न चाहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का पूरा लिखित में पत्र होना चाहिए, लिखित पत्र होकर सिफारिश होगी, तभी जो है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की घोषणा जो है केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, न कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर बोल देंगे राष्ट्रपति को कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं लगाएंगे। उनको पूरा जो है लिखित में देना होगा, पूरी मंत्रिमंडल का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उन सभी का लिखित में एक पत्र देना होगा, तब जाके प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों जो लोकसभा होता है, राज्यसभा में होता है, उसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है। पारित होने के बाद ही उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है।
यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सहमति कैसे होती है, कैसे ली जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों के जो हैं मेंबर्स होते हैं, तो उनके विशेष बहुमत ठीक, विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके उस सदन, जैसे दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। तब जाके प्रधानमंत्री जो है प्रेसिडेंट को बोलेंगे और प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। जो नेशनल इमरजेंसी लगी होती है उसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो देखिए केंद्र और राज्य संबंधों पे उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप होती है उन पे जो है इफेक्ट पड़ता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर, जो लोकसभा होता है और विधानसभा होता है उसके कार्यकाल पे, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। और मौलिक अधिकारों पे होता है, ये हम देखेंगे कौन से मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उस पर इमरजेंसी का इफेक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं अब तक की गई ऐसी घोषणाएं, यानी कि अब तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है। तो देखिए हमारे देश में जो है 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी। कब कब लगी है वह देखते हैं। इस प्रकार आपातकाल की अभी तक जो है 3 बार इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962 में पहली बार, और 1971 में दूसरी बार, और 1975 में तीसरी बार लगी है, ठीक है। इनके बीच में भी लगने वाली थी, लेकिन वह जो है यही सब चलती रही, इसलिए नहीं लगा। तो देखते हैं कब कब लगी। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में लगा गया। कब लगा? जब नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या अरुणाचल प्रदेश में चीन आक्रमण के कारण लागू किया गया था। जब चाइना ने हमारे देश पे अटैक कर दिया था, ठीक है, 1962 में, तब ये इमरजेंसी पहली बार लागू की गई थी। और ये कब तक चली थी? 1968 तक, ठीक है, 1968 तक ये इमरजेंसी चली थी। दूसरी इमरजेंसी कब लगी थी? अतः 1965 में देखिए पाकिस्तान ने भी इसी टाइम जो है 1965 में अटैक कर दिया था, लेकिन यही इमरजेंसी चलती आ रही थी, पहली इमरजेंसी, तो इसलिए 65 में दूसरी इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देखिए यहाँ पे वही है, 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी इमरजेंसी कब लगेगी। दूसरा इमरजेंसी जो है 1971 में, जब पाकिस्तान के आक्रमण के जब पाकिस्तान ने 1971 में अटैक कर दिया था, तब लगाई गई थी, ठीक है। यह आपातकाल जो है 1975 में लागू हुआ। दूसरी तथा तीसरी दोनों आपातकाल 1977 में समाप्त हुई, ठीक है। आगे देखते हैं पहली 2 आपातकाल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पहली जो फर्स्ट और सेकंड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1962 में और 71 में, यह बा आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन जो तीसरी थी 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर लगाई गई थी। क्लियर। अब देखते हैं अपना दूसरा इमरजेंसी, यानी कि दूसरा आपातकाल कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल। ये किस में आता है? 356 में, अनुच्छेद 356 में आता है। जब हम अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा? राष्ट्रपति शासन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये देखते हैं राष्ट्रपति शासन कैसे और कब लगाया जाता है। तो राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र जो बनाया गया है संविधान की तरह, जैसे हमारे संविधान में जो बोला गया है कि पॉइंट्स बताए गए हैं कि इस पॉइंट्स के थ्रू ही जो है कोई भी काम होगा, अगर वह विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। क्लियर। इसमें राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। इसको जो है आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, 2 नाम से जाना जाता है।
देखिए राष्ट्रपति शासन दो आधार पर घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है दो आधार पर किया जाता है घोषित। कौन सा है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, जो कि राष्ट्रपति शासन हमें 356 में ही मिलेगा देखने को। तो पहला है अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि ये वह आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति आ गई है जब राज्य सरकार संविधान के अनुरूप प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रपति को लगे कि जो राज्य सरकार है वो संवैधानिक प्रावधान जितने भी दिए गए हैं उनके अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल के? 356 के, यानी 356 के। एक और आर्टिकल है जो कि 365, अरे सॉरी 365। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है 365 के अनुसार जो है यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो काम दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, अगर स्टेट गवर्नमेंट काम उस काम को नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, तब उस अवस्था में भी क्या होगा? ये प्रभावी होगा और असफल होता तो उस समय भी राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वो दो तरीकों से लगाया जाता है। कौन कौन सा है? 356 और 365। ठीक है, इतना याद रखने वाली बात है। राष्ट्रपति शासन जो है दो तरीकों से लगाया जाता है, 356 और 365। 356 में क्या होता है? जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार जो है संवैधानिक तंत्र के कारण विफल हो गया, संवैधानिक तंत्र के कारण संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक, ये 356 में आता है। और 365 में क्या आता है? 365 में यह आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो काम दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट उन कामों को करने में असफल रहती है, तब जो है राष्ट्रपति इस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। एक पॉइंट यह है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है 1991 में पंजाब में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति शासन कौन से जो है जगह पे लगा था सबसे पहली बार और कब लगा था, सबसे पहली बार कब लगा था। तो कब लगा था? 1991 में, और पंजाब में सबसे पहली बार लगा था। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रपति शासन के परिणाम। अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, यानी कि कॉजेस। तो पहला देखते हैं, राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं उस जो स्टेट होती है उसके जितने भी कार्य होते हैं अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो गवर्नर होते हैं उनकी शक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। आगे है, राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे, यानी कि जो पार्लियामेंट है और राज्य विधायिका उसकी पावर यूज़ करें। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भंग कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी राज्य में जो है प्रेसिडेंट रूल रख जाता है तो उस पर जो है प्रेसिडेंट का अधिकार हो जाता है, न कि जो वहाँ के सीएम हैं या फिर मंत्री परिषद है, वो पूरी तरह से भंग हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जो है वहाँ पे शासन कर सकते हैं, अपने हाथों में वहाँ का पावर ले देते हैं। राज्य का राज्यपाल जो होता है, जो गवर्नर होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पे सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति की सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन करता है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे गवर्नर रूल लग गया है या फिर राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ का गवर्नर जो होता है वो गवर्नर एज अ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पे वो काम करता है। ठीक है, ना कि मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पूरा हाथ किसके हाथ में आ जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के गवर्नर होते हैं
वह काम करते हैं, गवर्नर काम करते हैं, राष्ट्रपति जैसे जैसे बोलते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति जो है राज्य विधानसभा के को निलंबित कर सकता है। जो राष्ट्रपति हैं राज्य विधानसभा को, जाहिर सी बात है जब इमरजेंसी लग जाती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्य विधानसभा को निलंबित भंग कर सकते हैं, या संसद या राज्य के विधायक के बजट प्रस्ताव को पारित कर सकती है। जो कि संसद है, पार्लियामेंट है, वह राज्य विधायक और बजट का प्रस्ताव जो है पारित कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल, जो थर्ड इमरजेंसी है वित्तीय आपातकाल है। ये हमारी लास्ट इमरजेंसी है। 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं, हमने देखा था। पहला हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी थी, दूसरा था प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस में आता है? आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360 में आता है। तो ये क्यों लगती है? देखिए, अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 360 में यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वह कभी भी वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन कब लगाएंगे? यदि वह संतुष्ट हों कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रेसिडेंट जो है अगर संतुष्ट हो, अगर उनको लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा इसके किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो गया हो। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति वेतन और भत्ते में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वेतन जो मिलते हैं और भत्ते जो मिलते हैं उन सभी में कटौती कर सकते हैं, उसके निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो, और जो हमने आपातकालीन प्रावधान पढ़े, इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़े, वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, और अगर आपको ये वीडियो, इस सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।